हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में जो भी आपके सपने हैं उनको पाने के लिए आप हर दिन मेहनत कर रहे होंगे। तो आपके सामने आज एक जो फ़ोटो लेके आया हूँ मैं, तो आप सोच के हैरान होंगे कि एक तरफ आप हिंदी में लिखा दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ कोई नेपाली आदमी है। तो क्या नेपाल में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने वाली है क्या, या फिर योगी आदित्यनाथ क्या चुनाव नेपाल से लड़ेंगे? लेकिन ऐसी कहानी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरफ जो आपको ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, ये नेपाल के राजा हैं जो 2008 से पहले राजा थे और जिनका नाम है ज्ञानेंद्र शाह, और इधर जो हमारे हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो क्या है इन दोनों का कनेक्शन? किस तरह से नेपाल की गवर्नमेंट फिर से एक मोनार्की की तरफ बढ़ रही है, और जो इनकी डेमोक्रेसी से मोनार्की तक की ये जर्नी, और क्या क्या नेपाल में प्रॉब्लम्स हैं, और पिछले कुछ समय से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। तो हम पूरी कहानी समझेंगे और इसमें इंडिया का कनेक्शन क्या है, चाइना का कनेक्शन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देने का कोशिश करूँगा कि क्या योगी जी का इम्पैक्ट अभी भी नेपाल में इतना है कि वो वहाँ की वो गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनके जो भी अभी प्रधानमंत्री हैं केपी ओली जी, वो भी बोल रहे थे कि इंडिया का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा है, ये वो सब चीज़ें, ठीक है। तो हम लास्ट तक बने रहेंगे और आप आशा करता हूँ कि आप लास्ट तक बने रहेंगे और ये समझ पाएंगे, एक पर्सपेक्टिव बना पाएंगे कि क्या इंडिया नेपाल की गवर्नमेंट को चेंज करके एक मोनार्की की तरफ लेके जा रही है। खुद इंडिया डेमोक्रेसी की बात कर रही है लेकिन नेपाल में मोनार्की की बात कर रही है। वो सारी एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन हमें डिटेल्स में समझना होगा क्योंकि नेपाल की जर्नी बहुत अप्स डाउन से रही है और फिर भी वहाँ अनस्टेबिलिटी रही है। पहले मोनार्की थी, उसके बाद पहले किसी और किंग का था, उसके बाद और आए, उसके बाद फिर से थोड़ी मोनार्की विथ डेमोक्रेसी आई, फिर से डेमोक्रेसी आई 2008 के बाद। लेकिन जो अप डाउन वो चलता रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि नेपाल के जो पीएम हैं केपी ओली, वो स्ट्रिक्टली वार्न्स करते हैं इंडिया नॉट टू इंटरफेयर इन इट्स पॉलिटिकल्स अफेयर्स, ठीक है। और उसके साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि यदि तुम्हें मतलब तुम्हें चुनाव लड़ना है, ज्ञानेंद्र शाह को ये बोल रहे हैं कि तो चुनाव लड़ना है तो तुम पार्टी बना के उतर के आओ हमारे सामने, ठीक है। ये कोई एक टेंशन इन्फ्लेड एंटी कॉन्स्टिट्यूशन सेंटीमेंट्स फ्लेड एन्यू ऑन मंडे विद एजिटेटिंग एक्टिविस्ट। ये मधाइस, ये क्या है, मधेसी कम्युनिटी है, तो उसका क्या इश्यू है, ये सारी चीज़ें हम एक अलग से एक मधेसी कम्युनिटी पे एक वीडियो बनाएंगे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक्चुअली में इतना बड़ा इश्यू है नेपाल में क्या। तो इंडिया और नेपाल के बहुत हिस्टोरिकल, वो राजनाथ सिंह कह रहे थे कि रोटी बेटी का नाता है हमारा, लेकिन नेपाल में इंडिया का सहयोगी होने के बावजूद भी इतना कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा है, और बहुत सारे करप्शन और इन्फ्लेशन और बहुत सारी चीज़ें, और जिसकी वजह से लगातार इस देश में वो प्रगति की जो एक आशा थी कि डेमोक्रेसी के बाद लौट आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आ रही। इसलिए नेपाल के लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और वापस वो मोनार्की चाहते हैं, और उसमें किंग ज्ञानेंद्र शाह कि शायद एंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हम डिस्कशन करेंगे कि नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो हम एनालाइज करेंगे इसमें इंडिया का क्या रोल है, चाइना का क्या इंटरफेरेंस है, और नेपाल का डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो हमारा की फोकस एरिया की बात करेंगे तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हम पहले देखेंगे कि नेपाल की जर्नी किस तरह से रही, किस तरह से पॉलिटिकल इवोल्यूशंस हुआ उनका, ठीक है। उसके बाद जो अभी प्रो मोनार्की मूवमेंट चल रहा है और इंडिया का कनेक्शन क्या, और उसमें से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या कनेक्शन है, ठीक है। और गोरखनाथ पीठ से क्या नेपाली कनेक्शन है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ इनकी गवर्नमेंट के जो फेलियर्स हैं, उसमें करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, लैंड इंक्रोचमेंट हो रही है लगातार, नेपाल की लैंड को चाइना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, और उसके साथ साथ साउथ एशिया में जियो पॉलिटिकल चीज़ें किस तरह से चेंज होगी, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। तो थोड़ी सी जर्नी है लेकिन बहुत लंबी जर्नी है, इसको मैं समराइज़ करने की कोशिश करूंगा। 1768 की बात है जब पृथ्वीनारायण शाह यूनिफाइज करते हैं नेपाल को, और एक शाह डायनेस्टी आती है, ठीक है। उसके बाद वापस एक दूसरी डायनेस्टी आती है जिसका नाम है राणा डायनेस्टी, ठीक है। तो इनके भी शासन चलते रहे, कभी ये कभी वो, ये चीज़ों के बाद 1990 में इनका जन आंदोलन फर्स्ट होता है, जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब राजतंत्र के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, लेकिन वो भी चलता नहीं है। उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें चेंजेस होती है, और जिसकी वजह से
ये चीज़ें देखने को मिलती है। और 2006 में जब जन आंदोलन सेकंड हुआ तो किंग ज्ञानेंद्र को फोर्स किया कि एब्सोल्यूट पावर गिव अप, एब्सोल्यूट जो उनको एब्सोल्यूट पावर थी उसको गिव। और 2008 में फाइनली नेपाल बिकम द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। और मोनार्की 2008 में एबोलिस्ट होती है और वो उसके साथ ही डेमोक्रेसी लौट आती है। लेकिन 2008 के बाद सब कुछ सही चल रहा है, तो ये चीज़ें हम जानेंगे कि इतना होने के बावजूद भी सारी चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। तो हम जानेंगे करंट पॉलिटिकल क्राइसिस क्या है और प्रो मोनार्की मूवमेंट क्यों पैदा हो रहा है, ठीक है। वाई पीपल वांट किंग बैंक, जो ज्ञानेंद्र शाह हैं उनको वापस क्यों चाहते हैं लोग। सेकंड चीज़ है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है। जब 2008 से आएगा तो हम डेमोक्रेसी लाएंगे, उसके बावजूद 2008 से अभी 2024 तक लगभग 16 साल में 14 से ज़्यादा गवर्नमेंट मतलब चेंज हो गई है। और इतनी गवर्नमेंट चेंज होना इसका मतलब क्या है, तो बिल्कुल अनस्टेबिलिटी है कि कभी किसी के साथ बॉन्डिंग बन रहे हैं, फिर गवर्नमेंट टूट रही है, किसी इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब जब एक देश में कभी भी गवर्नमेंट स्टेबलाइज नहीं हो पाती तो इसका मतलब उसके इंटरनल तो इशू है ही है, उसके अलावा एक्सटर्नल इशू भी हैं। तो बहुत सारे और देश जैसे चाइना भी डिसाइड कर रहा होगा कि किसको कहाँ बैठाना है और किस तरह से उसकी पावर को चेंजेस करना। तो ये एक देश के लिए बहुत बुरी चीज़ है कि एक स्टेबलाइज गवर्नमेंट नहीं होना, ठीक है। उसके बाद इनके करप्शन स्कैंडल्स हैं जो भी बहुत सारे हो गए हैं, इकोनॉमिक स्टेगनेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है। आप देखेंगे, मैं अभी पिछले कुछ समय से मेरा एक एग्जांपल देख रहा था, 15 साल का एक लड़का यहाँ नौकरी के लिए इंडिया में ढूंढ रहा था और अभी वो इंडिया में है, 18 साल से पहले या मतलब वो नहीं दे सकते तुम किसी को, मतलब तो ऐसी सिचुएशन है कि 12 साल के 13 साल के लड़के यहाँ अपने नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे नेपाली लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया तो उनको घर के जैसे, बहुत सारे जैसे आप श्रीलंका में जाओगे, मालदीव्स में, सऊदी में बहुत लेबर वर्क भी कर रहे हैं। तो ये और सेकंड एक नॉस्टैल्जिया भी कि कम से कम एक हिंदू आइडेंटिटी तो है भाई। ये माओइस्ट जो अभी आपको बता दूं, जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी हैं उससे हैं केपी ओली साहब, ठीक है। तो वो एक मार्क्सवादी विचारधारा है, लेकिन नेपाल के लोग चाहते हैं कि अभी एक हिंदू आइडेंटिटी का आदमी चाहिए, कम से कम वो एक नॉस्टैल्जिया तो होता है ना कि भाई अपना ही आदमी है, काम करेगा। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करेंगे, वॉयलेंट प्रोटेस्ट हुआ था काठमांडू में, जिसमें ये योगी आदित्यनाथ जी का भी फोटो लगाया था। उसमें बहुत सारे इंजर्ड भी हुए थे, उसमें बहुत सारे मीडिया हाउस पे भी अटैक किया गया था। तो करंट पीएम बात करें तो केपी ओली है और फोर्थ टाइम है सिंस 2015 से। मतलब हर साल आप 16 साल में 14 गवर्नमेंट चेंज हो गई है। तो हर एक साल में कभी इनके साथ गवर्नमेंट बनाते हैं, ये टूट जाती है, उसके साथ बनाते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती। अब बात करेंगे इंडिया का रोल क्या है, ठीक है, और योगी आदित्यनाथ का कनेक्शन क्या है इस पूरे चीज़ में, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल योगी का पोस्टर जब किंग ज्ञानेंद्र शाह एट काठमांडू में जो रैली होती है उसमें योगी का भी फोटो लगा रहता है, उससे चर्चा में आ जाते हैं कि इंडिया का इंटरवेंशन है कि किंग को लेके आना। और जो भी प्रेजेंस गवर्नमेंट है, आपको पता है जो प्रेजेंट नेपाल की गवर्नमेंट है वो चाइना बेस है, क्योंकि वो चाइना की मार्क्सिस्ट लेनिस्ट जो उनकी विचारधारा उसको फॉलो करती है। और वो एक चीज़ें हो सकती है, एलिगेशंस लगते हैं कि भाई इंडिया का इसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब ऐसा तो हो सकता है भाई, क्योंकि हिस्टोरिकल रिलीजियस टाइज हैं किसके, किंग ज्ञानेंद्र शाह और जो इनकी डायनेस्टी है। तो उनका गोरखनाथ जी का जो मंदिर है, जहाँ योगी आदित्यनाथ पहले से मतलब वहाँ पे थे वो पदाधिकारी, तो गोरखनाथ पेट हेडेड बाय योगी इज प्रेजाइडिंग डेटी, ठीक है। और नेपाल पेस 10,000 एनुअली ऑन मकर संक्रांति देते हैं ये पैसा, 5,000 ईच किंग्स बर्थडे होता है या दशहरा पर देते हैं, और किंग वीरेंद्र विजिट गोरखनाथ टेम्पल। तो इन सारी चीज़ों से लगता है कि एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है गोरखनाथ पीठ और नेपाल के किंग के बीच में। और अब योगी का भी नेपाल का एक्टिविटीज़ क्या क्या रही है, तो 2015 में जब वो एक वायरल वीडियो आया था कि 10,000 स्ट्रॉन्ग रैली को हम संबोधित करते हैं, उसके बाद और वो ऐसा डिमांड करते हैं कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट इज इन हिंदू नेशन स्टेटस और हिंदू नेशनलिस्ट स्टांस। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और आती गई। उसके बाद नेपाल के पीएम वो भी बोलते हैं कि इंडिया का ये इंटरफेरेंस है ये, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट की एक्चुअली में फेलियर्स क्या है, ठीक है। क्योंकि आपको लगातार इतनी गवर्नमेंट चेंज हो जाना और ये सारी चीज़ें और उनके लोगों का मतलब प्रॉब्लम्स होना, तो मतलब और इनकी जीडीपी पर कैपिटा की बात करें जो $1400 है, और एक्चुअली में पूरे जो भी एवरेज वर्ल्ड की है वो $12,000 है। तो एक बहुत गरीब कंट्री है, और इसके अब जैसे कोई गरीब कंट्री होगा और इसकी एक सिचुएशन ऐसी है कि ये जब नेपाल का नक्शा ऐसा है, ऊपर चाइना बैठा है तो इंडिया नीचे बैठा है, ये बिल्कुल एकदम सैंडविच की तरह बीच में बैठा है, कभी ये इस तरफ जाता है कभी इस तरफ जाता है। तो इनकी गवर्नमेंट्स को ये ध्यान देना पड़ेगा कि यदि इंटरनली चीज़ें मजबूत करोगे तो एक्सटर्नली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं तो
नेपाल के लोग सफ़र करेंगे, पॉलिटिशियंस का कुछ नहीं होता। अब पॉलिटिकल यानी स्टेबिलिटी 14 गवर्नमेंट सिंस 2018 से चेंज हो गई है। नो कंप्लीटेड फुल टर्म सिंस 1990 के बाद कोई गवर्नमेंट 5 साल पूरा नहीं कर पाई है। पॉपुलेशन चेंजेस होते रहे, कभी इसके साथ कभी इसके साथ, फिर करप्शन का जन्म होता है उनकी वजह से, और कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट चलते रहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और यदि कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरह से चेंज करते रहोगे तो कोई देश इस तरह से आगे प्रगति नहीं कर पाएगा और हमेशा अपने ही लोगों को नुकसान करता रहेगा। ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, ये तो है। सीवरेज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। मास माइग्रेशन अब्रॉड फॉर द जॉब्स, इस चीज़ में नेपाली सबसे आगे चीज़ें दिखाई दे रही है। और लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी ट्रैवल है। और ट्रैवल में भी आपको कोविड के बाद क्या हाल है आपको सबको पता है। ठीक है। उसके बाद करप्शन स्कैंडल भी हुआ था, जो हाल में रिसेंटली रिफ्यूजी स्कैंडल हुआ था, ललिता निवास लैंड ग्रैब इश्यू हुआ था, और फेडरल और जो नेपाल का रैंक्स है करप्शन इंडेक्स में वो भी 110 हुआ है। ठीक है। तो इस हिसाब से सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही है। और चाइना का इन्फ्लुएंस वो हमेशा रहेगा, हर कंट्री पे रहेगा, और उनका इन्फ्लुएंस जब छोटे कंट्री होते हैं तो उन पे तो वो बिल्कुल बैठ के मतलब राज करते हैं। ठीक है। अभी रिसेंट इनका लैंड इंक्रोचमेंट केसेस हुआ है। रिवेल चाइना 36 हेक्टर से ज़्यादा नेपाली जो टेरिटरी है उस पर कब्जा कर लिया। उससे बहुत सारे जो इनके डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे हुमला है, रसुआ है, वो भी इम्पेक्ट हुए। और उसके बाद जो पब्लिक का रिस्पॉन्स आया था कि एंटी चाइना सेंटीमेंट ग्रोइंग हो रहा था, उसके बाद से सी जिनपिंग के फिगर्स जलाए गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि चाइना हमेशा ट्राई करेगा कि जो भी कमज़ोर देश है उस पर बैठ के चढ़ के राज करेगा। ठीक है। अब इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स और कंसर्न्स क्या करेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन, फर्स्ट है कि इंडिया के ओपन बॉर्डर्स रहने का, तो इससे ये होगा जैसे चाइना का बढ़ेगा तो वो चाइना पाकिस्तान के थ्रू क्या करवाएगा, स्मगलिंग कराएगा, और टेररिज्म का जन्म भी यहीं से हो सकता है। ठीक है। सेकंड, इंडिया का बड़ा कंसर्न है 32,000 गोरखा सोल्जर्स है इंडियन आर्मी के साथ। यदि नेपाल के साथ आने वाले फ्यूचर में इनके कनेक्शन इंडिया का सही नहीं रहता तो ये सारी चीज़ें हम खोदेंगे। और गोरखा जो सोल्जर्स होते हैं तो इनके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्यों अलग से ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट है फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है। क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में और चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत मतलब इफेक्टिव है। क्योंकि उसके बाद सेकंड चीज़ होगी कि यदि नेपाल की गवर्नमेंट कमज़ोर रहेगी तो चाइना की पहुंच है ना इंडिया के बॉर्डर तक हो जाएगी, और जो इंडिया के लिए मतलब आने वाले टाइम में थोड़ी डिफ़िकल्टी आई जाएगी। और उसके बाद पहले जो रिसेंट में कुछ डिस्ट्रिक्ट जो काला पानी और लिफुले का डिस्प्यूट हुआ था तो उसकी वजह से भी बहुत सारे सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं। उसके साथ इंडिया के इकोनॉमिक लिवरेज भी है। इंडिया भाई 33.5% नेपाल के टोटल FDI का भागीदार है उसमें से, और लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर भी इंडिया का नेपाल है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो अपने ट्रेड उनके साथ चल रहे हैं। 1950 में हमारा ट्रीट ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी उनके साथ हो रखा है। यदि गवर्नमेंट सही से नहीं चलेगी तो हमारे बहुत सारे चैलेंजेस मतलब पैदा हो जाएंगे। एक जो इनका मधेसी इशू है इसको हम डिस्कस करेंगे अलग से। चाइना का ग्रोइंग इनका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस नेपाल पे बढ़ता जाएगा, और एंटी इंडिया सेंटीमेंट नेपाल में जो चाइना बनाएगा उसके वजह से इंडिया को नुकसान हो सकते हैं। किस तरह से हम काउंटर कर पाएंगे ये सारी चीज़ें आने वाले समय में देखी जाएगी। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी वही है कि कल्चरल डिप्लोमेसी रखो, डेवलपमेंट पार्टनरशिप रखो, एजुकेशनल स्कॉलरशिप दो नेपाल के लोगों को, डिज़ास्टर और जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है उसमें हम सहायता करके नेपाल को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हाँ, अभी जियोपॉलिटिकल ट्रायंगल्स हैं तो नेपाल एकदम बिल्कुल सैंडविच की तरह बीच में है। वो नीचे इंडिया है, ऊपर चाइना है। अब इंडिया के पास यही है कि इंडिया के हिस्टोरिकल टाइज है, इकोनॉमिक डोमिनेंस है और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए। यदि नेपाल कमज़ोर होगा, और नेपाल खुद एक लैंडलॉक नेशंस हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाएगी। चाइना तो पता है ये BRA जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटीग्रेशन एक्सपेंशन बढ़ा रहा है, BRA का प्रोजेक्ट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कर रहा है, टेरिटरी इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो उसकी वजह से नेपाल को नुकसान बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट है वो सारी चीज़ें ये नहीं सोच पा रही है। करंट डायनेमिक्स की बात करें तो इंडिया का डिलेमा है कि इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट करे या मोनार्की को करे। डेमोक्रेसी क्योंकि इंडिया खुद डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी की वकालत करेगा, और मोनार्की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज कर पाएंगे इंडिया, और जो भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है करप्ट गवर्नमेंट है उसको हटा सके। और चाइना को यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एक्सप्लोइटिंग इंडिया नेपाल टेंशन फॉर स्ट्रेटेजिक गेन, खुद को फ़ायदे के लिए कहेंगे तुम्हारा सब इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, लोगों को भड़काएंगे, वो सारी चीज़ों से इंडिया का नुकसान होगा। और सबसे बड़ा तो चैलेंज तो मुझे लगता है ना इंडिया का है ना चाइना का, वो है नेपाल का, कि खुद की सोवरेनिटी के साथ प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमिक डिपेंडेंस बहुत सारे दूसरे देशों में बढ़ जाएगा, और जिससे आपके लोग ही सफ़र कर पाएंगे लास्ट में। तो कंक्लूजन और कुछ
टेकवेज हैं जो हम ले सकते हैं यहाँ से। नेपाल का जो डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट है वो आज तक अभी तक तो ठीक ठाक रहा नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि इनको लेजिटिमेट क्राइसिस जो इनका है उसको आगे सही कर पाएंगे। जो इनके इकोनॉमिक फेलियर्स और करप्शन के जो भी केसेस लग रहे हैं उनको ये शायद सही कर पाएंगे। इंडिया का सॉफ्टवेयर अप्रोच हमेशा रहेगा, चाइना हमेशा इकोनॉमिकली चीज़ें करेगा, लेकिन इंडिया अपने कल्चरली और बहुत सारे और तरीक़ों से भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस बहुत हैं, तो जिससे इनकी इंटरनल जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो बढ़ जाएगी। और फ्यूचर की सिनेरियो यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकती है कि सेरेमोनियल किंग विद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है, ऐसा स्टेटस क्यों हो सकता है कि कुछ भी पता नहीं क्या चीज़ें हो सकती है। और बहुत सारे और क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, जैसे एंटी करप्शन इनिशिएटिव्स ले सकती है गवर्नमेंट, इकोनॉमिक रिकवरी मेजर्स ले सकती है, पब्लिक रेफरेंडम ऑन मोनार्की भी हो सकता है, और इंडिया चाइना कॉम्पिटिशन मैनेजमेंट भी, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये जो प्रेजेंटेशन है आपको अच्छा लगा होगा और जो सारी चीज़ें समझ में आई होगी आपको, और मैं कोशिश की है कि मेरा बेस्ट देने की। और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मेरे साथ अपना इतना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। हम ऐसी प्रेजेंटेशन आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। शुक्रिया आपका।